गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के थर्ड चैप्टर रक्त के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रक्त, जैसे कि नाम से ही हम सभी जानते हैं कि इसका अर्थ होता है खून, है ना। हम नॉर्मली अपने जो शब्दों में रक्त को जानते हैं वो है खून, यानी कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में खून कहाँ पाया जाता है, यानी कि जैसे प्रत्येक अंग है उस अंग में खून का पाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि ऐसा कहा जाए कि बिना रक्त के या बिना खून के हमारे जो शरीर है उसका निर्माण होना, उसका कार्य होना संभव ही नहीं है। यानी कि जो रक्त है ये हमारे जीवन को बनाए रखता है, यानी कि इसको जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण तत्व भी हम कह सकते हैं। अब जैसे जाना जाए, कई बार क्या होता है कि जैसे चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं, गिरने के कारण कई बार शरीर में चोट आ गई, रगड़ आ गई, जिसकी वजह से वहाँ की जो त्वचा है वो कट फट जाती है, कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में वहाँ से रक्त है वो बाहर निकल आता है। जैसे कि रक्त को हम देख के सामान्य तौर पे पहचान जाते हैं कि रक्त लाल रंग का होता है। अब इसे लाल रंग को हम रक्त, जो लाल रंग का जो तरल द्रव हमारे शरीर से बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं रक्त, यानी कि खून। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में खून का पाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि जो खून है वो हमारे शरीर में तरल रूप में प्रत्येक अंग में मिलता है। अब जैसे कि रक्त के बारे में हम सामान्य तौर पे जानकारी प्राप्त करें तो रक्त का जो रंग होता है वो गहरे लाल रंग का होता है, यानी कि एक चमक लिए हुए होता है। अब जो रंग है उसकी प्रकृति होती है क्षारीय, इसकी प्रकृति रहेगी क्षारीय। यह एक ऐसा जीवन आवश्यक द्रव है जिस पर मानव का संपूर्ण जीवन निर्भर करता है, यानी कि एक ऐसा द्रव उन चीज़ों को कहा जाता है जो कि पानी के समान पतली रहती है, जैसे कि रक्त है, यह भी हमारे शरीर में द्रव रूप में पाया जाता है। शरीर के सभी प्रकार के कार्य रक्त पर ही निर्भर करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी कार्य हैं उनको देखा जाए तो रक्त पर ही निर्भर करेंगे। जैसे कि हमारे शरीर में जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, अब भोजन तो हमने ग्रहण कर लिया, वो सीधा चला जाता है हमारे आमाशय के अंदर। अब उस आमाशय से भोजन को हमारे शरीर में, जैसे कि हाथ में, पैर में, मुंह में, जैसे कि यह सभी अंगों में पहुंचाना है, तो उसका प्रमुख कार्य जो रहेगा वो करता है रक्त। यानी कि आमाशय में जब भोजन का पाचन होता है, यानी कि भोजन को छोटे छोटे कणों में बांट दिया जाता है, विखंडन के द्वारा जो महत्वपूर्ण जो तत्व उससे निकलते हैं उन तत्वों को रक्त में मिला दिया जाता है, यानी कि रक्त में वे आसानी से मिल जाते हैं। यही रक्त जो है वो रक्त वाहिनियों के माध्यम से, जैसे कि हम देखें रक्त वाहिनियाँ पूरे शरीर में फैली रहती हैं। अब ये जो रक्त वाहिनियाँ हैं इनका कार्य होता है रक्त को अपने अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। अब जो भोज्य तत्व है वो रक्त में मिल तो जाते हैं, वहाँ से ये रक्त वाहिनियाँ पूरे शरीर में इन रक्त को पहुंचाती हैं, जिससे कि जो रक्त में मिले हुए भोज्य तत्व या पोषक तत्व जिनको हम कह सकते हैं वो हमारे शरीर के जो प्रत्येक हिस्से में आसानी से पहुँचा दिए जाते हैं। पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक रक्त वाहिनियों के माध्यम से जो रक्त है निरंतर रूप से प्रवाहित होता रहना है, यानी कि जो रक्त वाहिनियां हैं इन्हीं के माध्यम से शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त है पूर्ण रूप से प्रवाहित, यानी कि पहुंचता रहता है। संपूर्ण मानव शरीर में रक्त के वितरण हेतु धमनियों एवं शिराओं का जाल होता है। मनुष्य के शरीर में दो तरह की धमनियां एवं शिराएं पाई जाती हैं, धमनियाँ और शिराएं। अब जो शिराएं हैं और धमनियाँ हैं ये आगे धमनिका और शिरिका इन दो रूपों में पाई जाती है। यानी कि जो धमनियाँ हैं, मान लीजिए इस तरीके से जो धमनियाँ हमारे शरीर में फैली वो आगे जाके धमनिकाएं, फिर आगे जाके धमनिकाओं से केशिकाएं, ये हो जाएगी धमनिकाएं, और ये रह जाएगी हमारी धमनी।
अब जो धमनी है, धमनिकाएँ हैं, केशिका हैं, धमनी में जो रक्त पहुंचा वो वहाँ से धमनिकाओं में धमनिकाएँ जो हैं उनके अंदर पहुंच जाता है। अब धमनिकाओं से ही वापस रक्त जो है वो केशिकाओं में पहुंचता है, यानी कि धमनी जो है वो आगे जो विभाजित होती है वो धमनिकाओं में होती है। अब धमनिकाओं से वो और आगे जाके जो विभाजित होती है, यानी कि पेड़ की शाखाओं के रूप में ये बहुत ही पतली पतली सी आगे से आगे फैली हुई रहती है, जिनको केशिकाएँ भी हम कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जो हमारे शरीर में शिराएँ हैं, मान लीजिए ये शिराएँ हैं, ये शिराएँ आगे जाके शिरिकाएँ और आगे जाके ये जैसे पतली पतली बारीक बारीक केशिकाओं में बदल जाएगी। यानी कि हमारे शरीर में दो तरह की धमनिकाओं और शिरिकाओं का जाल फैला रहता है। धमनी और शिरिकाओं का जो प्रमुख कार्य है रक्त को लाने और ले जाने का रहता है। संपूर्ण मानव शरीर में रक्त के वितरण हेतु धमनी और शिराओं का जाल बिछा रहता है। शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त और धमनिकाओं द्वारा शुद्ध रक्त को पहुंचाया जाता है। जो धमनी है इसका प्रमुख कार्य हमारे शरीर में रहता है शुद्ध रक्त को पहुंचाना, और जो शिराएं हैं इनका हमारे शरीर में जो कार्य रहता है वो है अशुद्ध रक्त को पहुंचाना। धमनी और धमनिकाओं में शाखान्वित हो जाती है और सभी धमनिकाएं पतली एवं महीन बाल जैसी संरचनाओं में विभाजित हो जाती है, जिनको हम केशिकाएं कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही समझाया है, धमनियां जो होती है वो आगे जाके जो दो भागों में या तीन तरीके से अलग जो भागों में विभाजित होती है उनको कहा जा सकता है धमनिकाएं। अब ये धमनिकाएं और आगे जाके पतली पतली सूक्ष्म बालों के समान या धागे के समान संरचनाओं में विभाजित हो जाती है, जिनको कहते हैं हम केशिकाएं। इसी तरह शिराएं भी शिराकाओं में विभाजित हो जाती हैं और यही शिरिकाएं जो है आगे जाके केशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। प्रत्येक शिरिका अनेक केशिकाओं में विभक्त होती हैं। ये कोशिकाएं उत्तकों एवं कोशिकाओं में व्यवस्थित होती हैं। अब जो ये केशिकाएं हैं, धमनियों की जो केशिकाएं और शिराओं की जो केशिकाएं हैं, ये दोनों उत्तकों के अंदर और कोशिकाओं के अंदर पूर्ण रूप से फैली हुई रहती हैं। केशिकाओं की दीवारों में बहुत ही महीन छिद्र होते हैं। ये जो केशिकाएं होती हैं इनकी जो दीवारें हैं इनके बीच में बहुत ही बारीक बारीक से छिद्र रहते हैं। इन छिद्रों का अगर जो कार्य देखा जाए तो इन छिद्रों का प्रमुख कार्य होता है पोषक पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाना, क्योंकि ये कोशिकाओं के अंदर फैली हुई रहती हैं। तो जो ये केशिका है ये जो भी भोज्य पदार्थ है, जो भी पोषक तत्व ग्रहण करेगी, उन पोषक तत्वों को जो जिन कोशिकाओं में ये फैली हुई है उन कोशिकाओं तक आसानी से पहुँचा देती हैं तथा अशुद्ध एवं वर्ज्य पदार्थों को ग्रहण कर शिरिकाओं में तथा शिराओं में ले जाती हैं। अब जो शिरिकाएँ हैं यानी कि जो केशिका है वो क्या करती है, सबसे पहले कोशिकाओं में जो अनुपयुक्त पदार्थ रहते हैं, जैसे हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कुछ आवश्यक तत्व रहते हैं और कुछ अनावश्यक तत्व भी रहते हैं। अब जो आवश्यक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता रहेगी तो वो तो केशिकाओं के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचा दिए जाएंगे, लेकिन जिन पदार्थों की हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं है या जैसे कहा जाए अशुद्धि है या अनावश्यक तत्व हैं, उन तत्वों को वापस शरीर से बाहर भी निकालना होता है। तो बाहर निकालने के लिए इन्हीं केशिकाओं में जो बारीक बारीक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं उनके माध्यम से इनको ग्रहण करती हैं और वापस ये जो अनावश्यक तत्व है शिरिकाओं में आते हैं और शिरिकाओं से ये वापस शिराओं में पहुंचा दिए जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण शरीर में लगातार रक्त का प्रवाह होता है और ये जो जितना भी कार्य है धमनी और शिरिकाओं में संपन्न होता है वो रक्त के माध्यम से होता है, क्योंकि ये जो पोषक तत्व है वे रक्त में ही मिलकर हमारे केशिकाओं के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचाए जाएंगे और जो अनावश्यक तत्व वापस जो वहाँ से निकलेंगे उनको केशिकाओं के माध्यम से शिराओं के द्वारा हमारे शरीर से वापस रक्त में मिलाकर पहुंचा दिए जाते हैं और रक्त के माध्यम से वो वापस शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। रक्त जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अमूल्य द्रव है। यह अपारदर्शी तथा नमकीन होता है। जो रक्त है, रक्त की बनावट अगर देखी जाए तो रक्त अपारदर्शी यानी कि जिनके आर पार नहीं देखा जा सके। अपारदर्शी होता है और थोड़ा नमकीनपन लिए हुए रहता है।
ताज़ा रक्त एक विशेष प्रकार की गंध से युक्त होता है। हमने कभी देखा होगा जब भी कभी हमारे शरीर में चोट लगती है या रक्त निकलता है वहाँ से, यानी कि जो तुरंत चोट लगने पे जो रक्त निकलता है वो रक्त थोड़ी सी हल्की सी गंध लिए हुए रहता है। लेकिन कई बार जैसे घाव पुराना हो जाता है, वहाँ रक्त जमा हो जाता है, तो उसको हमें गंध बिल्कुल भी जैसे कि नहीं आती है। यानी कि जो ताज़ा रक्त होगा उसमें ही हमें गंध इसकी महसूस होगी। रक्त तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। रक्त को हम तरल संयोजी ऊतक भी कह सकते हैं। रक्त है इसको तरल संयोजी ऊतक भी कह सकते हैं, क्योंकि रक्त जो है हमारे शरीर में तरल अवस्था में, यानी कि तरल कहे चाहे द्रव कहे, इस रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है। इसे तरल ऊतक भी कहते हैं। इसमें मैट्रिक तरल अवस्था में पाया जाता है। अब जो रक्त के अंदर मैट्रिक्स प्रोटीन जो पाया जा रहा है वो तरल अवस्था में होता है। यह शरीर की सभी कोशिकाओं को पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन प्रदान करता है। रक्त का जो प्रमुख कार्य है वो भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करना, और वहाँ से ये रक्त उस पोषक तत्वों को हमारे कोशिकाओं में पहुँचाता है। उसके साथ ही हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि श्वसन के माध्यम से जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुँच रही है वो रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएँ हैं उनमें पहुँचा दी जाती हैं, तथा दूषित गैसें जैसे जल, वाष्प, वर्ज्य पदार्थ, टॉक्सिन इत्यादि को उत्सर्जी अंगों द्वारा बाहर निकालता है। अब रक्त का कार्य एक तो पोषक तत्वों को, आवश्यक तत्वों को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना है। दूसरा, जो कोशिकाओं में से अनावश्यक पदार्थ भी निकल रहे हैं उन पदार्थों को वापस रक्त ग्रहण करता है, और हमारे जितने भी उत्सर्जी अंग हैं, यानी कि जैसे कि उत्सर्जन संस्थान है, मल मूत्र के रूप में या त्वचा के माध्यम से पसीने के रूप में, उन सभी चीज़ों को बाहर निकाल दिया जाता है। रक्त में दो तरह की लाल जो कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब रक्त में अगर देखा जाए तो एक लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, दूसरी श्वेत रक्त कोशिकाएं जो कणिकाएं होती हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। अब जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनको अगर देखा जाए तो उसके अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कणिकाएं, इनके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इसी की हीमोग्लोबिन की मात्रा की वजह से रक्त का रंग लाल होता है, यानी कि ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी वजह से हमारे जो रक्त का रंग है वो हमें लाल दिखाई देता है। इन्हीं लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक लोह युक्त वर्णक होता है जो ऑक्सीजन से सहयोग करता है। अब जो ये हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन से सहयोग करने के पश्चात ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि जो निर्माण होगा वो होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। परंतु अशुद्ध रक्त जो होता है उसका रंग हमेशा बैंगनी रंग का होता है, यानी कि जो अशुद्ध रक्त है, यानी कि जो रंग ताज़ा नहीं, जो रक्त ताज़ा नहीं है, यानी कि अशुद्ध है, जिसमें विषाक्त पदार्थ भी पाए जाते हैं, उसके कारण उसका जो रक्त का रंग है वो बैंगनी होता है, क्योंकि इस रक्त में दूषित एवं वर्ज्य पदार्थ पाए जाते हैं। जो ताज़ा रक्त होगा उसमें हमेशा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहती है, लेकिन जो हमारे शरीर में खराब रक्त है, यानी कि जो विषैला रक्त हो जाता है, जिसमें कि अनावश्यक तत्व के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जो पदार्थ है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। उसके अलावा उसमें यूरिया है, यूरिक अम्ल है इत्यादि भी हम उसमें देख सकते हैं। रक्त जो होता है वो हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। अब जैसे रक्त का पीएच मान देखा जाए तो 7.36 से लेकर 7.41 के बराबर होता है। इसका जो विशिष्ट घनत्व देखा जाए वो 1.055 से लेकर 1.060 होता है। यह जल से थोड़ा भारी होता है। रक्त का जो वजन अगर देखा जाए जल की अपेक्षा थोड़ा भारी रहता है। शरीर में रक्त की मात्रा शरीर भाग की, हमारे शरीर में प्रत्येक मनुष्य के शरीर में अगर रक्त देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य का जो शरीर का भार होगा उसका 1/15 जो भाग है वो रक्त का हमारे शरीर में रहता है।
1/15 प्रत्येक शरीर में, यानी कि प्रत्येक मनुष्य का जो शरीर है, हर मनुष्य के शरीर का जो भार है वो अलग अलग रहेगा, और जितने भी मनुष्य, जो भी मनुष्य है उसके अपने भार के अनुसार ही हम उसके शरीर में 1/15 भाग जो है वो रक्त का रहता है। इस प्रकार एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जिसका वजन 70 किलोग्राम, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जैसे कि एक मनुष्य है जिसका शरीर का वजन अगर देखा जाए 70 के करीब है, 70 किलो है, यानी कि तो 70 किलो जो वजन वाला जो व्यक्ति है उसके शरीर में अगर रक्त की मात्रा देखी जाएगी तो 5 लीटर के करीब हमको दिखाई देगी। यही रक्त वाहिनियों द्वारा निरंतर संपूर्ण शरीर में परिसंचरण करता है, यानी कि जो रक्त है वो रक्त वाहिनियों के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न भागों में परिसंचरण करना, यानी कि विभिन्न भागों में उसको पहुंचाया जाता है। रक्त का परिसंचरण अगर नहीं होगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, यानी कि अगर रक्त हमारे शरीर के किसी भी अंग में या शरीर के अंगों तक नहीं पहुंचाया जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु होना संभव है। अब अगला जो है हम पढ़ेंगे रक्त की बनावट। रक्त की बनावट जो होती है उसको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो रक्त जो है तरल अवस्था में हमको दिखाई देता है, यानी कि पानी के समान पतला होता है, लेकिन इसमें 2 चीज़ों की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, जैसे कि एक द्रव के रूप में भी इसमें चीज़ें पाई जाती है, एक ठोस पदार्थों के रूप में भी पाई जाती हैं। अब इसमें जो 2 चीज़ें रहेगी वो है एक तो रक्तवारी, दूसरा इसमें रहते हैं रक्ताणु। रक्तवारी या प्लाज्मा जो है वो थोड़ा सा तरल रूप में इसमें पाए जाते हैं, जिनकी मात्रा रहती है 55% के करीब। और रक्त के अंदर जो दूसरी जो पदार्थ पाया जाता है वो है रक्ताणु, यानी कि ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, जिसकी मात्रा हमारे रक्त के अंदर रहती है 45% के करीब। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रक्तवारी के बारे में। रक्तवारी जो होती है या प्लाज्मा जिसका दूसरा नाम है, इसको अगर देखा जाए तो इसका रंग हल्का पीलापन लिए हुए रहता है। पीले रंग का क्षारीय पदार्थ है ये, साथ में इसकी जो प्रकृति प्लाज्मा की रहेगी वो है क्षारीय। यह रक्त का 55% भाग होता है। प्लाज्मा की जो रक्त में मात्रा रहती है वो है 55%, जिसके इसमें और इसके अलावा जो रक्त में इसकी जल की मात्रा रहेगी वो होगी 90 से 92%। जल की मात्रा 90 से 92% के करीब हमारे रक्त में पाई जाती है, तथा शेष 8% जो भाग रहता है वो अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों का रहता है। रक्त में अन्य जो 8% जो हिस्सा रहता है वो जिन पदार्थों का रहता है वो है अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक रहते हैं। अकार्बनिक पदार्थ 1% भाग में होता है, जिसमें अगर देखा जाए तो नमक है, सोडियम है तथा सोडियम बाइकार्बोनेट मुख्य रूप से इसमें देखे जा सकते हैं। रक्त की क्षारीयता इन्हीं के जल में घुलने की वजह से होती। अब जो रक्त की जो हमने प्रकृति पढ़ी थी क्षारीय, यानी कि जो क्षारीय प्रकृति रहेगी वो सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से और नमक की वजह से, यानी कि जो 1% अकार्बनिक तत्व हैं उनके कारण होती हैं। कार्बनिक पदार्थ जो प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं उनमें से कुछ तो प्लाज्मा के संघटक होते हैं, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ है वो प्लाज्मा में जो पाए जाते हैं वो कुछ उसके संघटक यानी कि उसके घटक होते हैं जो कि उसके निर्माण में कार्य करते हैं। तो कुछ प्लाज्मा का संवहन करते हैं। संवहन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में प्लाज्मा की मदद करते हैं। रक्त प्लाज्मा का संगठन जो रहता है वो इस तरीके से है। रक्त में प्लाज्मा में जल की मात्रा 90 से 92% रहेगी। ठोस पदार्थ की मात्रा जो इसमें रहेगी वो हो जाएगी 8 से 10% के करीब। इसके अलावा इसमें अकार्बनिक ठोस जो रहेंगे, अकार्बनिक ठोस वो रहेंगे 1% के करीब इसमें, और कार्बनिक ठोस जो रहेंगे वो रहेंगे इसमें 8 से 9% के करीब। यानी कि कुल मिला के जो 100% इसका जो भाग रहता है उसमें 90 से 92% जल देखा जाता है। ठोस जो रहते हैं उसके अलावा 8 से 10% के करीब, और अकार्बनिक ठोस जो रहेंगे वो है 1%। कार्बनिक ठोस पदार्थ जो रहेंगे वो है 8 से 9% के करीब। प्लाज्मा में कई तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे पहला इसमें जो पदार्थ है वो है रक्त प्रोटीन, यानी कि रक्त निर्माण के लिए प्लाज्मा में एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है, उसको रक्त प्रोटीन के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा का जो 7 से 9% भाग यानी कि रक्त प्रोटीन का बना रहता है, यानी कि जो प्लाज्मा है
उसमें 7 से 9% इसका जो भाग है वो एक प्रोटीन का बना रहता है, जिसमें ग्लोबुलिन, सीरम एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन मुख्य रहते हैं। इसमें जो प्रमुख प्रोटीन है वो है ग्लोबुलिन, सीरम एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन रहते हैं। इन्हीं प्रोटीनों के कारण रक्त जो होता है वो थोड़ा सा चिपचिपा, हमने कई बार देखा है चोट लगती है, खून निकल आता है, जिसको रक्त भी कहते हैं, रक्त निकल आता है। जब हम उसको हाथ लगाते हैं तो थोड़ा सा हमारा हाथ चिपचिपा सा, गोंद के समान है लेकिन थोड़ा सा उससे कम, जैसे हम देखते हैं हमको चिपचिपा सा महसूस होता है। तो वो महसूस होने का जो कारण है वो प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन वगैरह की फाइब्रिनोजन के कारण ही होता है। अगला जो प्लाज्मा में पाया जाता है वो है हार्मोन। हार्मोन्स जो होते हैं वो हमेशा हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं, अंतः का मतलब होता है अंदर की ओर, स्रावी यानी कि जिनसे एक प्रकार का निकलने वाला द्रव हमेशा निकलता रहता है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है जो कि अंदर की तरफ रहती हैं, जिन्हें हम आसानी से नहीं देख सकते। उन अंतःस्रावी ग्रंथियों से हमेशा एक स्राव निकलता रहता है। वो हार्मोन्स जो होते हैं उनको हार्मोन्स भी कह सकते हैं। ये हार्मोन्स हमेशा सीधा रक्त में जाकर मिलते हैं और शरीर के जितने भी अंग हैं वहाँ पे ये जो रक्त है हमारे शरीर में विभिन्न हार्मोन्स को पहुँचाता है। तीसरा इसमें रहता है एंटीजन्स एवं एंटीबॉडीज़। जो प्लाज्मा के अंदर जो तीसरी प्रकृति पाई जाती है वो उसमें होती है एंटीजन एवं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़, एंटीजन को जैसे आम तौर पर हम समझे तो एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो विभिन्न रोगों से हमारे शरीर को लड़ने की क्षमता देते हैं। यानी कि एंटीबॉडीज़ या एंटीजन, ये जो तत्व है वो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो इन्हीं एंटीबॉडीज़ और एंटीजन की सहायता से हमारे शरीर को प्राप्त होती है। यानी कि जितने भी हमारे शरीर में कई बार हानिकारक वायरस है या जैसे जीवाणु हैं वगैरह पहुंच जाते हैं तो ये एंटीजन एंटीबॉडीज़ वहाँ पर सक्रिय हो जाते हैं और उनसे लड़कर हमारे शरीर से उनको बाहर निकाल देते हैं। अगला प्लाज्मा के अंदर जो रहता है वो है गैसें। गैस जो होती है रक्तवारी में विभिन्न तरह की पाई जाती हैं। रक्तवारी के अंदर जैसे यानी कि प्लाज्मा के अंदर विभिन्न गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है आकर मिल जाती हैं। यानी कि प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न तरह की गैसें, नाइट्रोजन वगैरह भी इसमें देखी जा सकती हैं। अगला इसमें है रक्तवारी में संवहन हेतु कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, विटामिन तथा खनिज लवण आकर मिलते हैं। इनमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर, एक है कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, विटामिन और खनिज लवण। इनका संवहन भी रक्त के द्वारा होता है। यानी कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो रक्त में पाया जाता है वो विभिन्न पोषक तत्वों को भी रक्तवारी यानी कि प्लाज्मा के माध्यम से रक्त में पहुँचाए जाते हैं। रक्तवारी में यूरिया तथा यूरिक अम्ल और अन्य वर्ज्य पदार्थ भी मिलते हैं जिनका उत्सर्जन उत्सर्जी अंगों के द्वारा होता है। यानी कि रक्तवारी के अंदर अन्य वर्ज्य पदार्थ जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं होती, यानी कि निकालने के योग्य होते हैं, यानी कि जिनको उत्सर्जन करना हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि वे पदार्थ विषाक्त तो होते हैं। और अगर जैसे ये पदार्थ विषाक्त हैं और हमारे शरीर में रक्त में लंबे समय तक अगर बने रहेंगे तो ये वहाँ पर विषाक्तता उत्पन्न कर देते हैं और शरीर में जैसे इनकी विषाक्तता उत्पन्न होने की वजह से कई बार मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि जो रक्तवारी है वो इन वर्ज्य पदार्थों को जैसे यूरिया है वगैरह है, इन सभी को हमारे शरीर से उत्सर्जी अंगों में पहुंचा देती हैं। उत्सर्जी अंग यानी कि जिनके माध्यम से मल मूत्र के रूप में इन वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। रक्तवारी में पीतरंजक बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन भी आकर मिलते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन भी पाया जाता है। अगला हम पढ़ेंगे रक्ताणु। रक्ताणु जो हमारे रक्त में ठोस प्रकृति रूप में पाए जाते हैं जिनकी मात्रा होती है 45%। अब रक्ताणु जो है ये बहुत ही, अगर जाना जाए जैसा हमने पढ़ा था कोशिका सूक्ष्म होती है, वैसे ही रक्ताणु जो है वो रक्त में बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। यानी कि इनको आसानी से हम नहीं देख सकते, यानी कि हम सीधा अगर अपनी आंखों से इनको रक्ताणु को देखना चाहे तो हम नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमेशा सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। रक्त कणिकाएँ 3 प्रकार की होती है। रक्ताणु के अंदर जो रक्त कणिकाएँ हैं 3 प्रकार की हैं। पहली है लाल रक्त कणिकाएँ,
लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरा है इसके अंदर रक्त प्लेटलेट्स। अब जो रक्ताणु के अंदर जो पहली पाई जा रही है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं जिनका प्रमुख कार्य होता है हमारे शरीर में रक्त के रंग को लाल बनाए रखना, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में रक्त के अंदर पाई जाने वाली कणिकाएं हैं लाल रक्त कणिकाएं। इनकी संख्या हमेशा रक्त के अंदर ज़्यादा रहती है। इनकी संख्या अगर देखी जाए तो 45 से 50 लाख तक इनकी संख्या हमारे रक्त के अंदर पाई जाती है। इनकी संख्या जो है 45 से 50 लाख के करीब होती है। यह आकार में छोटी और गोलाकार होती है। लाल रक्त कणिकाओं का जो आकार है हमारे शरीर में वो होता है गोलाकार, और जो आकार इनका रहेगा वो हमेशा थोड़ा छोटा रहता है। इसका केंद्र भाग जो होता है कुछ पिचका हुआ रहता है, यानी कि जो इसका आकार गोल है ये गोल रहती है, लेकिन जो बीच वाला हिस्सा होता है ये हमेशा थोड़ा सा दबा हुआ होता है, यानी कि पिचका हुआ रहता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनके अंदर केंद्रक के जो हमेशा जैसे देखा जाए अभाव पाया जाता है। अगर सूक्ष्मदर्शी से लाल रक्त कणिकाओं को देखा जाए तो आरबीसी के कण हमेशा फीके पीले रंग के दिखाई देते हैं, यानी कि जो लाल रक्त कणिकाओं के जो कण हैं उनका जो रंग है वो पीला होता है। परंतु सामूहिक रूप से अगर जैसे कि बहुत अधिक मात्रा में जब लाल रक्त कणिकाएं आपस में एक दूसरे के पास में उपस्थित हैं तो सामूहिक रूप से जो इनका रंग देखा जाएगा, यानी कि अत्यधिक मात्रा में ये होने पर इनका रंग हमेशा हमें लाल दिखाई देगा। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हमने पहले ही पढ़ा था कि लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण हमेशा लाल दिखाई देती है। ये हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो ग्लोबिन नामक प्रोटीन से, यानी कि जो हीम इसमें पाया लोह तत्व पाया इसके अंदर एक हीम लोह तत्व है वो ग्लोबिन प्रोटीन से अगर क्रिया करता है, इस प्रोटीन से क्रिया करने पर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है हीम प्लस ग्लोबिन बराबर हीमोग्लोबिन। अब यही हीमोग्लोबिन है प्लस ऑक्सीजन तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन जो होता है वो हमेशा 80 से 120 दिन का होता है। इसके बाद में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो अपने आप स्वतः ही मर जाती है और इसका जो निर्माण हमेशा होता है वो मनुष्य के यकृत में या तिल्ली में कहा जाए वहाँ पर इसका निर्माण होता है। भ्रूणावस्था में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमेशा प्लीहा के अंदर होता है, लेकिन वयस्क में अगर लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण हम देखें तो वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अब जो लाल रक्त कणिकाओं का जो व्यास है वो हमेशा रहता है 7.2 म्यू के करीब तथा इनकी जो मोटाई रहती है वो हमेशा होती है 2.2 म्यू के करीब। अब स्त्रियों में जो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या हमेशा 45 लाख के करीब होती है, कि महिलाओं में अगर लाल रक्त कणिकाओं की जो मात्रा देखी जाए वो होती है 45 लाख के करीब, और यही मात्रा लाल रक्त कणिकाओं की अगर पुरुषों में देखी जाए तो उनकी रहती है 50 लाख के करीब, यानी कि 5 लाख का हमेशा स्त्री और पुरुषों में डिफरेंस रहता है। और बच्चों में इनकी मात्रा जो रहती है वो 60 से 70 लाख के करीब हम देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।